किम सेरॉन की मौत दक्षिण कोरियाई मशहूर हस्तियों पर भारी दबाव को रेखांकित करती है। अभिनेता किम सेरॉन की मौत दक्षिण कोरिया में उन मशहूर हस्तियों की मौतों की सूची में शामिल हो गई है, जो उस भारी दबाव को रेखांकित करती है, जिसका सामना वे लगातार अक्षम्य मीडिया की निगाह में करते हैं, जो उनकी हर गलती पर झपट पड़ता है। मई 2022 में उनके शराब पीकर गाड़ी चलाने की दुर्घटना और उनकी मृत्यु के बीच के लगभग 1000 दिनों में दक्षिण कोरियाई मुख्य धारा के समाचार संगठनों ने फिल्म अभिनेता किम सेरॉन पर कम से कम लगभग 2000 कहानियां प्रकाशित की। देश के प्रेस डेटाबेस में एक त्वरित खोज से सनसनीखेज सुर्खियों की एक लहर मिलती है, जो बताती है कि स्थानीय मीडिया अक्सर किसी सेलिब्रिटी के सम्मान में गिरावट को कैसे कवर करता है। पहले दक्षिण कोरियाई सिनेमा के सबसे चमकदार युवा सितारों में से एक किम की नशे में गाड़ी चलाने, भूमिकाएं खोने के बाद अपने वित्तीय संघर्षों के बारे में बात और इंडी मूवी की शूटिंग के दौरान सेट पर मुस्कुराते हुए देखे जाने के लिए 24 वर्षीय अभिनेता को रविवार को अपने घर पर मृत पाए जाने के बाद सुर्खियां सार्वजनिक क्षेत्र में मशहूर हस्तियों के साथ व्यवहार करने के तरीके में बदलाव की मांग करने लगी। किम की मौत, जिसे पुलिस आत्महत्या मान रही है, देश में हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी मौतों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जिसका श्रेय कुछ विशेषज्ञों को उन भारी दबावों को जाता है जिनका सामना सेलिब्रिटी लगातार मीडिया की नजर में करते हैं, जो हर गलती को भुनाने की कोशिश करता है। यहाँ दक्षिण कोरियाई मशहूर हस्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र दबाव पर एक नजर डाली गई है, जो सम्मान खो देते हैं। दक्षिण कोरिया अपने मशहूर हस्तियों, खासकर महिलाओं के साथ बेहद कठोर है। किम ने 2010 की हिट क्राइम थ्रिलर द मैन फ्रॉम नोवेयर से एक बाल कलाकार के रूप में स्टारडम हासिल किया और वर्षों तक फिल्मों और टीवी नाटकों में अपने अभिनय के लिए प्रशंसा प्राप्त की। हालांकि 18 मई 2022 को ये बदल गया, जब उसने दक्षिणी सियोल में नशे में गाड़ी चलाते हुए अपने वाहन को एक पेड़ और एक बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर हाथ से लिखा माफीनामा पोस्ट किया और कथित तौर पर दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से बिजली खो चुके लगभग 60 व्यवसायों को मुआवजा दिया। इसके बावजूद नकारात्मक मीडिया कवरेज जारी रहा और उन्हें अभिनय का काम पाने में संघर्ष करना पड़ा। जब अप्रैल 2023 में सियोल की एक अदालत ने उन पर 200 मिलियन वॉन $1,39,000 का जुर्माना लगाया, तो किम ने मीडिया के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की और संवाददाताओं से कहा कि उनके निजी जीवन के बारे में कई लेख असत्य थे। मैं उनके बारे में कुछ भी कहने से बहुत डरती हूँ, उन्होंने कहा। नशे में गाड़ी चलाने की घटना के बाद YouTube पर सेलिब्रिटी गॉसिप चैनलों ने उनके निजी जीवन के बारे में नकारात्मक वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया बिना सबूत के कि उन्होंने कॉफी शॉप में काम करके अपने वित्तीय संघर्षों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट में उनके सामाजिक व्यवहार को दिखाया गया है, जो पश्चाताप की कमी को दर्शाता है। अन्य मनोरंजनकर्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं को DUI और मादक द्रव्यों के सेवन के मामलों सहित कानूनी परेशानियों के बाद अपने करियर को फिर से शुरू करने में इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोग आगे की नकारात्मक प्रचार के डर से अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचार लेने से हिचकते हैं। कॉमेडियन से विद्वान बने क्वोन यंगचान, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित मशहूर हस्तियों का समर्थन करने वाले एक समूह का नेतृत्व करते हैं, ने कहा कि जब उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई सार्वजनिक छवि नकारात्मक कवरेज से धूमिल होती है, तो सितारे अक्सर असहाय महसूस करते हैं। क्वोन, जो किम के पारंपरिक 3 दिवसीय अंतिम संस्कार प्रक्रिया के दौरान उनके रिश्तेदारों के साथ रहे, ने कहा कि उनका परिवार सैकड़ों हजारों सब्सक्राइबर वाले एक YouTube क्रिएटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, जिसे वे किम के निजी जीवन पर निराधार हमले बताते हैं। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर पीटर जोंगहोना ने फेसबुक पर दुख जताया कि दक्षिण कोरियाई समाज स्क्विड गेम का एक विशाल संस्करण बन गया है, जो क्रूर नेटफ्लिक्स सर्वाइवल ड्रामा है, जो लोग गलती करते हैं या पीछे रह जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो
राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी को किम के घर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले और उसने कोई नोट भी नहीं छोड़ा। हालांकि उसकी मौत ने इस बात पर चर्चा फिर से शुरू कर दी है कि समाचार संगठन मशहूर हस्तियों के निजी जीवन को कैसे कवर करते हैं और क्या ऑनलाइन आलोचना की लहरें उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। 2008 में मूवी स्टार चोई जिनसिल की मौत, 2013 में उनके पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी पति चो सुंग मिन की मौत, 2019 में के-पॉप गायक सुली और गू हारा की मौत और 2023 में पैरासाइट अभिनेता ली संक्यूंग की मौत के बाद भी इसी तरह की चर्चाएं उठीं। सियोल के सोगांग विश्वविद्यालय में संचार प्रोफेसर ह्यून जे यू ने कहा कि सोशल मीडिया से सनसनीखेज लेकिन असत्यापित दावों को अक्सर पारंपरिक मीडिया आउटलेट द्वारा दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाता है और बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि पाठकों की घटती संख्या से जूझते हुए समाचार संगठन अक्सर ट्रैफिक बढ़ाने के आसान तरीके के रूप में यूट्यूब ड्रामा को कवर करते हैं, अक्सर तथ्य जांच को नजरअंदाज कर देते हैं। 2019 में सुली और गू हारा की मौत के बाद, जिसे व्यापक रूप से साइबर बुलिंग और मीडिया उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, सांसदों ने ऑनलाइन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उपाय प्रस्तावित किए। इनमें वास्तविक नाम की आवश्यकताओं का विस्तार करना और घृणास्पद भाषण और गलत सूचना से निपटने के लिए वेबसाइट विनियमों को मजबूत करना शामिल था। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दक्षिण कोरियाई प्रबंधन एजेंसियां अपने कलाकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाने में अधिक सक्रिय हो गई है। हाइब, जो बीटीएस सहित कई के-पॉप समूहों का प्रबंधन करता है, नियमित रूप से सोशल मीडिया टिप्पणीकारों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों पर जनता को अपडेट करता है, जिन्हें वह दुर्भावनापूर्ण मानता है। फिर भी यू ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य धारा के मीडिया को स्वनियमन को मजबूत करना चाहिए और समाचार स्रोत के रूप में यूट्यूब सामग्री पर निर्भरता को सीमित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी अधिकारी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को भी जवाबदेह ठहरा सकते हैं। उन्हें हानिकारक वीडियो हटाने और समस्याग्रस्त सामग्री के मुद्रीकरण को रोकने की आवश्यकता होती है। एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक बयान में यूट्यूब ने कहा कि ये धमकियों, उत्पीड़न और अभद्र भाषा के खिलाफ दिशा निर्देश लागू करता है। साथ ही कहा कि बार बार इसकी नीतियों का उल्लंघन करने वाले चैनलों को बंद या समाप्त किया जा सकता है। मीडिया जिम्मेदारी और मानवाधिकार केंद्र के कार्यकारी निदेशक हियो चानहेंग ने प्रस्ताव दिया कि समाचार संगठन और वेबसाइटें मनोरंजन की कहानियों पर टिप्पणी अनुभागों को पूरी तरह से अक्षम करने पर विचार करें। हियो ने कहा, उसकी निजी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा अंधाधुंध तरीके से रिपोर्ट किया गया। ये सार्वजनिक हित का वैध मामला नहीं है।